हेलो कोड ड्रिफ्टर। वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। इस पार्ट के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ECMAScript को और ECMAScript की हिस्ट्री को देखेंगे और जावास्क्रिप्ट और ECMAScript में क्या रिलेशनशिप है हम इस चीज़ को देखेंगे और डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे ECMAScript 6 जिसे शॉर्ट फॉर्म में ES6 भी कहा जाता है। उसके अंदर जो मेजर चेंजेस या मेजर फीचर्स जो आए थे हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ECMAScript को। तो ECMAScript क्या है? बहुत सारे लोग ECMAScript को और जावास्क्रिप्ट के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शन का शिकार है। मतलब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ECMAScript शायद एक लैंग्वेज है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ECMAScript जो है वो जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ECMAScript जो है कोई स्पेसिफिकेशन है, या बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है ECMAScript स्टैंडर्ड्स की। या कुछ लोग ये समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो डायलेक्ट है ECMAScript का। तो ECMAScript का डायलेक्ट का मतलब ये है कि पहले कोई लैंग्वेज थी ECMAScript और जावास्क्रिप्ट की जो पेरेंट या बेस लैंग्वेज जो है वो ECMAScript है। इस तरह की बहुत सारी जो मिसकंसेप्शन है वो पाई जाती हैं। अब हम ज़रा डिस्कस करते हैं ECMAScript को। तो ECMAScript को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करवाना चाहूँगा। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास हम जो लोग यूज़ करते हैं कीबोर्ड यूज़ करते हैं। हर कंप्यूटर के अंदर एक कीबोर्ड होता है। लेकिन आप में से शायद कुछ लोग ये जानते हैं कि कीबोर्ड्स के भी डिफरेंट लेआउट्स होते हैं और जो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है क्वालिटी कीबोर्ड। सो क्वालिटी क्या है? जो फर्स्ट जो लेटर्स होते हैं 5 लेटर्स होते हैं, 6 लेटर्स जो होते हैं आपके कीबोर्ड के, वो QWERTY होते हैं। इनको मिला के कहा जाता है क्वालिटी कीबोर्ड। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड जो कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड इसको पूरी दुनिया का मतलब वर्ल्ड वाइड ही होता है, तो वर्ल्ड वाइड जिसको फॉलो किया जाता है तो इसे हम कहते हैं क्वालिटी कीबोर्ड। दिस इज अ स्टैंडर्ड जो कि डिफाइन किया गया किसी भी बॉडी की तरफ से ये डिफाइन किया गया था। और भी बहुत सारे जो कीबोर्ड्स के जो हैं वो स्ट्रक्चर या लेआउट्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन जिनमें इनमें जो सबसे पॉपुलर है वो क्वालिटी कीबोर्ड ही है। इसी तरह से जिस तरह से हमारे कीबोर्ड के स्टैंडर्ड को किसी बॉडी ने डिफाइन किया, ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी वर्ल्ड वाइड बॉडीज हैं जो डिफरेंट चीज़ों के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती हैं। देन उन स्टैंडर्ड्स को उससे सिमिलर जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं या मैन्युफैक्चर की जाती हैं या बिल्ड की जाती हैं या वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। और उसकी जो एक एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस ये होती है कि जब क्योंकि वर्ल्ड वाइड जब एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है तो फिर कोई भी चीज़ कोई भी कंपनी बनाए तो वो यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छी होती है, बिकॉज यूज़र को ऑलरेडी उससे सिमिलर एक एक्सपीरियंस होता है। नाउ एक्मा जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक्मा इंटरनेशनल के नाम से, जो स्टैंडर्ड्स डिफाइन करती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के। तो जो एक्मा स्क्रिप्ट हम स्पेसिफिकली कहते हैं, ये एक्मा ने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया जिसका नाम है एक्मा 262। तो ये उनका एक स्टैंडर्ड है एक्मा 262 जो उन्होंने एक एक्मा इंटरनेशनल ने ये डिफाइन किया था, जिसे जो पॉपुलरली जिसको एक्मा स्क्रिप्ट कहा जाता है। और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस से था। स्क्रिप्टिंग जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इस तरह की और बहुत सारी स्क्रिप्टिंग जो है ना वो लैंग्वेजेस होती हैं। तो उनमें जावास्क्रिप्ट वन ऑफ देम जो मोस्ट पॉपुलर भी जैसे हम नॉर्मली कहते हैं या समझते हैं। तो वो सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनके लिए एक्मा जो स्क्रिप्ट है वो स्टैंडर्ड्स डिफाइन किया एक्मा ने, जो एक्मा 262 है, जिसे आजकल हम एक्मा स्क्रिप्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसे हम ES कहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें डिफाइन की गई कि कोई भी स्क्रिप्टिंग जो लैंग्वेज है वो किस तरह की चीज़ों को फॉलो करेगी, कौन कौन सी चीज़ें वो बनाएगी और किस तरह से वो उन चीज़ों को लेके चलेगी। तो ये जो और मतलब उनके अंदर अगर कोई फंक्शंस बने गए या वेरिएबल्स बने गए या लूप किस तरह के होंगे या किस सीक्वेंस के साथ उसके अंदर आप उसका स्क्रिप्ट लिख सकते हो, तो ये सारी चीज़ें एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन की जाती हैं। यहाँ तक आपको एक हिस्ट्री का पता चल गया कि एक्मा स्क्रिप्ट क्या है और ये एक बॉडी है एक्मा इंटरनेशनल जिसने इसको डिफाइन किया। अब आपको इस बारे में मिसकॉन्सेप्शन कभी नहीं होगी कि एक्मा स्क्रिप्ट क्या है, ये एक लैंग्वेज है या नहीं है। नाउ जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोस्ट पॉपुलर एक कॉमन टॉपिक जो है वो आजकल डिस्कस होता है, वो होता है एक्मा स्क्रिप्ट या ES6 जिसे हम नॉर्मली कहते हैं। सो ES6 क्या चीज़ है? ES6 जावास्क्रिप्ट जो एक्मा स्क्रिप्ट है इसके डिफरेंट जो है वो वर्जन है। इससे पहले भी आए ES2 ES3।
या ES6। ES6 के अंदर जिन मेजर चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे उनमें है लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स, टेम्पलेट लिटरल्स, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग या अरे डिस्ट्रक्चरिंग, प्रोमिसेस, क्लासेस, मॉड्यूल्स। दैट्स इनफ फॉर थ्योरी। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली इस चीज़ को। सबसे पहले हम जब भी अपने वेरिएबल को डिफाइन करते होते थे तो इनिशियली मैंने जितने भी हमने पहले लेसन किए तो हम वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यूज करते थे वार। बट लेट और कॉन्स्ट जो कीवर्ड्स हैं वो इसी चीज़ के अल्टरनेट हैं। हम लेट को यूज़ करते हुए किसी वेरिएबल को कर सकते हैं, हम कॉन्स्ट को यूज़ करते हुए किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो नाउ सबसे पहले तो हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा लेट और कॉन्स्ट का, और देन हम डिफरेंस देखेंगे लेट और वार के अंदर। सबसे पहले तो लेट और कॉन्स्ट का डिफरेंस देख लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। लेट और कॉन्स्ट का डिफरेंस ये है कि लेट के साथ आप जिस भी वेरिएबल को डिफाइन करोगे, जैसे मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ नेम, और इसके अंदर मैं कोई रख देता हूँ एक नेम। सो अब इस नेम को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर कहता हूँ नेम इज इक्वल टू कोड 2.0। अब मैं यहाँ पर इसको कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नेम, और यहाँ पर हम देखेंगे नेम को। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, सो कोडरिफ 2.0। अच्छा, अब मैं दोबारा नेम को जाता हूँ और इसको मैं चेंज कर देता हूँ कॉन्स्ट के साथ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमें एक एरर आएगा। यहाँ पर हमारे पास एरर आया, टाइप एरर असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। सो इसका मतलब ये है कि एक कांस्टेंट वेरिएबल को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को उसके अंदर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन उसको जब हम इनिशियली जो उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर कर देते हैं वही उसके अंदर फिर रहती है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सो ये तो डिफरेंस था आपके नेम और आपके सॉरी आपके कॉन्स्ट और लेट के अंदर। तो ये मेजर डिफरेंस था कि लेट के साथ हम जिस भी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे उसके अंदर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्ट के साथ जिसको भी डिफाइन करेंगे उसके अंदर की वैल्यू को हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। बट नाउ क्वेश्चन इज कि वार हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था तो सिर्फ कॉन्स्ट आ सकता था, क्योंकि वार के अंदर भी जिन चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं उनको चेंज कर लेते हैं। तो वाई लेट, ठीक है। सो लेट और वॉर को पहले जब हम उसका डिटेल में जो डिफरेंस देखेंगे तो देन हमें आइडिया होगा कि असल में हमारे पास मेजर डिफरेंस क्या था लेट और वार के अंदर। वार के अंदर इस तरह के कौन से जो ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से लेट को हमने इंट्रोड्यूस करवाया ES6 के अंदर। जो लेट और वॉर का जो मेन डिफरेंस है वो है स्कोप का। जो वेरिएबल जितने भी लेट के साथ हम उनको डिफाइन करते हैं तो उनका जो ब्लॉक लेवल का जो स्केप होता है, तो उन्हें जब हम किसी भी ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो उस ब्लॉक के अंदर यूज होते हैं, आउटसाइड दैट ब्लॉक वो यूज नहीं कर सकते। जबकि जो वेरिएबल्स हमारे पास हम उन्हें वार के साथ डिक्लेयर करवाते हैं तो वो हमारे पास थ्रू आउट दी फंक्शन, फिर हम उन्हें जिस भी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम उन्हें डिक्लेयर करवा देते हैं थ्रू आउट दी फंक्शन हम उन्हें जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और मैं इसको कह देता हूँ वारस्कोप। इसके अंदर मैं वेरिएबल के नाम से एक फंक्शन एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स, और इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ कोडरिफ्ट। और यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ इफ, इसको मैं ट्रू ही कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये एग्जीक्यूट करवानी है। और यहाँ पर मैं अगेन वेरिएबल बनाता हूँ एक्स, और इसको मैं कह देता हूँ 2 पॉइंट कोडरिफ्ट 2.0, और यहाँ पर मैं इसको कंसोल करवा देता हूँ विद इन इफ, और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर शो करवाता हूँ। और उसके बाद मैं जैसे इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ और लिखता हूँ आउटसाइड इफ। अब देखिए कि ये जो एक्स है पर्टिकुलर, ये इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर मैंने डिफाइन किया है। सो
यहाँ पर ही इसका जो रिजल्ट नज़र आना चाहिए था। लेकिन अगर आप जब देखोगे तो यहाँ पर भी जो जब मैं इसको कंसोल करवाऊंगा तो यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कोड ड्रिफ्ट 2.0। हालांकि ये मैंने एक बिल्कुल एक अलग से एक वेरिएबल क्रिएट किया है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, यहाँ पर आके मैं इसको रन करता हूँ। तो अगर आप देखो तो कोड ड्रिफ्ट 2.0 यहाँ पर भी वही शो हो रहा है और यहाँ पर भी वही शो हो रहा है। हालांकि ये मैंने एक अलग से करवाया था और इसको सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर इसका स्कोप होना चाहिए था, जबकि इसने इसका जब स्कोप है इसने इस वाले एक्स को भी ओवरराइड कर दिया हुआ है। ठीक है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम अब क्या करते हैं, मैं इसका नेम चेंज करके लिख देता हूँ लेट स्कोप और इसको भी कर देता हूँ यहाँ पर लेट स्कोप और यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को कर देता हूँ लेट के साथ और मैं इसको भी कर देता हूँ लेट के साथ। अब मैं दोबारा आके रन करता हूँ। अगर आप अब देखो तो यहाँ पर आउटसाइड मेरे पास अब आ रहा है कोड ड्रिफ्ट जो कि यहाँ पर सेव किया था और इसके अंदर विद इन मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 2.0। यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि जो ब्लॉक लेवल का स्कोप होता है लेट का, सो लेट इस तरह से हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि वो ब्लॉक लेवल का स्कोप बनाता है, जबकि जब हम वेरिएबल के साथ बनाते हैं तो वो ब्लॉक लेवल स्कोप नहीं, वो विद इन द इंटायर फंक्शन वही चीज़ यूज़ हो रही है। किसी भी जगह पे वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, दोबारा फिर किसी जगह पे डिक्लेयर किया तो जो मेरा पहले वाला है उसकी वैल्यू भी ओवरराइड हो चुकी होती थी। ये इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो लेट और वार यूज़ करते हैं। ये दो डिफरेंट चीज़ें इसलिए है, तो लेट हम इस वजह से यूज़ करते हैं, ये सिग्निफिकेंस है लेट की। नेक्स्ट इज जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि पहले भी हम डिफरेंट फंक्शंस बनाते रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है जो एक मेजर एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर होता है और एक एरो फंक्शन के अंदर होता है। जो सबसे पहला डिफरेंस होता है एरो फंक्शन के अंदर और एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर, वो होता है उनके सिंटैक्स का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो नॉर्मल फंक्शन हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है और मैं एक फंक्शन एक्सप्रेशन बना लेता हूँ। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है ये बता देता हूँ कि अगर किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया जाए तो हमें उसे एक फंक्शन एक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल कहता हूँ मेरे पास है फंक ट्रेड, मतलब ट्रेडिशनल फंक्शन है मेरे पास एक, और फंक्शन के कीवर्ड के साथ आपको पता है ये स्टार्ट होता है। एक्स वाई जी मैं इसका नेम रख देता हूँ और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मेरे पास नॉर्मल फंक्शन। एक एरो फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है, मैं इसको कहता हूँ एरो फंक, और यहाँ पर अब आपने ये वाली ब्रैकेट का साइन लगाना है, उसके बाद आपने इक्वल टू का साइन प्रेस करना है और उसके बाद ये ग्रेटर देन का साइन। तो ये दो चीज़ें असल में एरो फंक्शन को डिफाइन करने का एक, इन दोनों को मिला के हम एरो फंक्शन को डिफाइन करते हैं। और क्योंकि इनके अंदर ये एरो का साइन आता है तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एरो फंक्शन। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग नॉर्मल, या मैं इसको कह देता हूँ एरो फंक्शन। रन करके देखते हैं हम इस चीज़ को। तो मैं सबसे पहले तो कॉल कर लेता हूँ अपने ट्रेडिशनल फंक्शन को, साथ ही मैं कॉल कर लेता हूँ एरो फंक्शन को और यहाँ पर मैं आके इसको क्लियर करता हूँ। तो ये मेरे पास दोनों को, तो आपने दोनों कॉल हो गए, ये मेरे पास दोनों कॉल हो गए। तो यहाँ पर आपने देखा ये मेरे पास एक नॉर्मल फंक्शन है, ये मेरे पास एक एरो फंक्शन है। तो सबसे पहली चीज़ कि एक एरो फंक्शन के साथ आप बहुत ही क्लीनियर फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। सेकंड चीज़, अगर सिंगल लाइन के अंदर एरो फंक्शन को लिखा हो तो जो भी चीज़ लिखी है उसको एज इट इज़ रिटर्न कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाली स्ट्रिंग एज इट इज़ रिटर्न करता हूँ तो ये अभी इसको सिंगल लाइन के अंदर रिटर्न भी कर देगा, जबकि यहाँ से अगर मैंने रिटर्न करना तो मुझे ये रिटर्न का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आते हैं, इधर से कंसोल करवा देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, इसको भी मैं कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ये हमारे पास, हम इसको कंसोल करवा लिया मैंने। तो अगर आप देखें
तो देखो नॉर्मल फंक्शन, एरो फंक्शन, ये सिंगल लाइन के अंदर उस चीज को रिटर्न कर रहा है। तो अगर किसी एरो फंक्शन को सिंगल लाइन एरो फंक्शन बनाया जाए तो जो भी उस लाइन के एरो फंक्शन के बाद हम लिखते हैं वो असल में रिटर्न भी ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, तो हमें उसके लिए स्पेसिफिकली रिटर्न का कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता। हाँ, लेकिन अगर हमने मल्टी लाइन एरो फंक्शन बनाना हो तो उसके लिए हमें ये वाला सिंटैक्स यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पर आके मैं मल्टी लाइन कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ str, और इसको मैं कह देता हूँ एरो फंक्शन, और यहाँ पर मैं कहता हूँ रिटर्न एरो str। तो यहाँ पर अब जब मैं इसको मल्टी लाइन करूंगा तो मल्टी लाइन में मुझे पहले तो ये एक ब्लॉक ऑफ कोड इसको बनाना पड़ेगा, और देन मुझे उसके बाद उसको रिटर्न इस तरह से करना पड़ेगा। सो ये दूसरा एक हमारे पास तरीका होता है कि हम सिंगल लाइन के अंदर वो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है। हम इसको मल्टी लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें रिटर्न को करवाना पड़ता है। जो तीसरा डिफरेंस है वो है रेफरेंस का। सो लेट मी क्रिएट अ क्लास। मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ टेस्ट क्लास, और इस क्लास के अंदर मैं एक बना देता हूँ वेरिएबल और उसका नाम रख देता हूँ नेम, और नेम को मैं कह देता हूँ कोड स्विफ्ट। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ मेथड, और या मैं इसको कह देता हूँ प्रिंट नेम। मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम। तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट obj इज इक्वल टू न्यू क्लास, न्यू टेस्ट क्लास, और यहां पर आके मैं कहूँगा obj डॉट प्रिंट नेम। तो मैं क्या करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस किया, तो यहाँ पर मेरे पास कोड ड्रिफ्ट आ रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं इसके अंदर आता हूँ प्रिंट के अंदर, और एक और फंक्शन बनाता हूँ। मैं कहता हूँ फंक्शन, और यहाँ पर मैं इसका कोई भी नेम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर मैं आके अगेन कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, इधर मैं चलो दिस लगा देता हूँ दिस डॉट नेम, ताकि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर का दिस है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, और मैं इसके बाद यहाँ पर इसको कॉल भी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा, और यहाँ पर आके मैंने, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक अदद एरर आ रहा है जो लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग दिस और उसके बाद दिस डॉट नेम। तो यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ रहा है। और अगर आप ऊपर आए तो अगर नीचे तो वो नीचे लिख रहा है टाइप एरर में कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम ऑफ अनडिफाइंड, मीन उसको दिस नहीं मिल रहा। ठीक है, दिस के अंदर उसको नेम नहीं मिल रहा। तो अगर मैं ये चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रिंट के साथ इस दिस को बाइंड करना पड़ेगा, एंड देन मैं इसको इस तरह से यूज कर सकूंगा। बट अगर मैं इसको इस तरह से रिवर्ट कर देता हूँ, कॉन्स्ट करके मैं प्रिंट लिखता हूँ, देन हमें पता है एरो फंक्शन इस तरह से हम उसको बनाते हैं। तो ना, ये हमारे पास एक एरो फंक्शन बन गया। अब मैं दोबारा नीचे आता हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ, तो आप देखें उसने दिस कोड ड्रिफ्ट कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एरो फंक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट के रेफरेंस को, ये जो दिस है ये रेफरेंस है, अपने पेरेंट के रेफरेंस को ऑटोमेटिकली बाइंड कर लेता है। जबकि हमने कोई भी नॉर्मल अगर फंक्शन बनाया हो तो उसका रेफरेंस हमें बाइंड स्पेसिफिकली करना पड़ता है, अदरवाइज हमारे पास एरर आ जाएगा। ओके, ये था एरो फंक्शन का हमारे पास एक ये हमने एरो फंक्शन को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लिया। एक चीज यहाँ पर मैंने अभी डिफाइन की, क्लास। जावास्क्रिप्ट जैसे हम सबको पता है फंक्शनल लैंग्वेज है, तो इसके अंदर हम क्लास किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये कोई क्लास बेस्ड लैंग्वेज नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, तो फिर भी इसके अंदर इस तरह से मैंने एक क्लास को किस तरह से क्रिएट किया। जो हमने लास्ट चीज देखी थी, हमने यही पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट हमें क्लासेस भी प्रोवाइड करता है। क्लासेस को अब हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप वो ये है कि हम क्लासेस को डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्लासेस। क्लासेस अगेन ES6 के अंदर ही इंट्रोड्यूस करवाई गई, इससे पहले क्लासेस यूज नहीं करते थे। तो क्लास क्या होती है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है
ऑब्जेक्ट का, जो हम क्रिएट करते हैं और देन उसके ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं। सो हम कह सकते हैं क्लास क्या है, क्लास हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है और फिर उसको जब हम उसकी मदद से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, और देन हम उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम अपनी जितनी भी फंक्शनैलिटी है उनको परफॉर्म करवाते हैं। ओके, सो किस तरह से क्रिएट की जाती है क्लास? तो क्लास क्रिएट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है क्लास का कीवर्ड। स्पेसिफिकली हम क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं किसी भी क्लास को क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, लिखता हूँ क्लास, और देयर इज़ अ कन्वेंशन कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन लिखे जाते हैं उनका जो नेम हम रखते हैं वो हमेशा कैमल केस होता है, जबकि जो क्लास होती है उसकी कन्वेंशन ये है कि उसको हम कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखना है तो मैं इसको कहता हूँ फर्स्ट क्लास, तो ये मेरी पहली क्लास है तो मैंने यहाँ पर इसको लिखा फर्स्ट क्लास। तो इस तरह से हम क्लास को क्रिएट करते हैं। और जिस तरह से कोई भी क्लास क्रिएट की जाती है किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर, तो हर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर वो होता है कि जैसे क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है तो जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास का जब हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो उसके लिए आप सिर्फ कंस्ट्रक्टर लिखते हो तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आके सिंपल लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो कोड लिफ्टर। ओके, सो नाउ ये हमारी क्लास बन गई। ओके, सो नाउ ये हमारी क्लास बन गई और अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट न्यू या ओबीजे इज इक्वल टू, ये न्यू का कीवर्ड असल में क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो न्यू के बाद हम अपनी क्लास का नेम देंगे, जैसे यहाँ पर मैंने दिया फर्स्ट क्लास, और ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ पर आके इसको रन करके देखता हूँ। तो ये देखें मैंने अभी इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ अभी इसको यूज़ नहीं किया किसी भी जगह के ऊपर, जस्ट अभी मैंने एक न्यू फर्स्ट क्लास इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट ही किया है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हेलो कोड ड्रिफ्टर। तो मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हमारे पास हो चुका है। ये तो पहली चीज़ थी क्लास के बारे में। सेकेंड चीज़ जो क्लास के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो ये देखेंगे क्लास के अंदर हम किस तरह से डिफरेंट फंक्शंस या मेथड्स को क्रिएट कर सकते हैं, देन हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो बहुत सिंपल है किसी भी क्लास के अंदर किसी भी मेथड को क्रिएट करना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ डू सम, ठीक है, और इसके अंदर मैं वेरिएबल्स रख लेता हूँ एक्स एंड वाई, और यहाँ पर मैं आगे कहता हूँ रिटर्न एक्स प्लस वाई। ये मैंने एक इसके अंदर एक मेथड क्रिएट किया। मैं यहाँ पर एक और मेथड लिख देता हूँ डू मल्टीप्लाई। इसके अंदर आता हूँ एक्स एंड वाई में क्रिएट करता हूँ अगेन, और यहाँ पर मैं कहूँगा एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, और इसको मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ ऐसे। सो यहाँ पर अब मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट, अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पर डू सम नज़र आ रहा है। मैं इसको जैसे ही करूँगा तो आपको पता चल रहा है वो एक्स और वाई की दो वैल्यू ले रहा है। तो मैं देता हूँ 20 एंड 30। अब हमें पता है कि 20 और 30 का जो सम होता है वो कितना होता है, वो होना चाहिए कंसोल में करवा लेता हूँ साथ ही। तो इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए 50। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सम। चेक करते हैं यहाँ पर, ये देखें हमारे पास जो सम है वो 50 हमें नज़र आ रहा है। अगेन मैं सेकंड लाइन में जाता हूँ, मैं कहता हूँ डू मल्टीप्लाई, और यहाँ पर मैं एक इजी नंबर रख लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ 10 है और इसको 30। तो आपको पता है 10 और जो 30 का जो प्रोडक्ट होता है वो 300 होता है। सो जब मैं इसको रन करूँगा तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 300 मेरे पास, सॉरी मैं इसको कह देता हूँ प्रोडक्ट। ओके, ये 300 मेरे पास आ रहा है। सो इस तरह से आप क्लास को क्रिएट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये क्लास की एक छोटी सी हमारे पास एक इंट्रोडक्शन था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे पास है कि हमारे पास मॉड्यूल क्या होते हैं, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूल। लेट्स सपोज कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी हम एक फाइल बना के उसके अंदर काम कर रहे हैं।
बट हमारे पास जो है ना वो प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा हो जाता है, और अब हमारे पास ऑब्वियसली कोई एक क्लास तो नहीं होगी जिसको हम अ, एक फाइल तो नहीं होगी जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। सो मल्टीपल हमारे पास फाइलें बन जाती हैं, या हमारे पास जो कोड है, जो हमारी कोड बेस है, वो इतनी बड़ी हो जाती है कि एक फाइल के अंदर उसको रखना और यूज़ करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा, स्केलेबल नहीं होगा, और कोड बहुत बेसी हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा कोड छोटी छोटी चंक्स के अंदर डिवाइड हो, और हर चंक को हम एक सेपरेट सेपरेट फाइल के अंदर स्टोर कर दें, और फिर हम उसको यूज़ कर लें। नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं होता, या ES6 से पहले ये पॉसिबल नहीं था कि एक फाइल के अंदर लिखा हुआ जो कोड है उसको हम दूसरी फाइल के अंदर इस तरह से इंपोर्ट करके यूज़ करना जैसे किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर होता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये पॉसिबल नहीं था। सो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस जावास्क्रिप्ट ने करवाया वो था मॉड्यूल्स का। तो मॉड्यूल्स के अंदर क्या होता है कि हमारी एक हर फाइल जो है वो एज अ मॉड्यूल कंसीडर होती है, और उस मॉड्यूल के अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस, क्लासेस, मेथड्स, कॉन्स्टेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, अरेज बना सकते हैं, एंड देन उसको हम वहाँ से एक्सपोर्ट करवा देते हैं। तो देन किसी भी दूसरी फाइल के अंदर जाके हम उसको जो है ना वो इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब मैं इसको कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि और मैं यहाँ पर कहता हूँ मेरी एक कांस्टेंट की फाइल है, तो मैं इसको नाम ही रख देता हूँ कांस्टेंट्स डॉट जेएस। इसके अंदर आके मैं यहाँ पर कुछ अपने कांस्टेंट्स क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास कॉस्ट, यस कोर्स। तो कोर्स यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके अंदर मैं नेम रख देता हूँ। मैं नेम कह देता हूँ JS इंट्रोडक्शन प्लेटफॉर्म कोड रिफ्ट। सो ये मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं इंडेक्स डॉट JS के अंदर यूज़ करूँ, तो मुझे इसको एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट करवाने के लिए मुझे यहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा एक्सपोर्ट का, ऐसे करके। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ इंडेक्स डॉट JS के अंदर, और मैं यहाँ पर आके इसको करता हूँ इंपोर्ट। इंपोर्ट, और इसको मैं यहाँ पर कह देता हूँ, अच्छा, इंपोर्ट करने के लिए जिस तरह एक्सपोर्ट के लिए आप एक्सपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, इंपोर्ट के लिए आप इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। और उसके बाद दो तरह की इंपोर्ट होती हैं, एक और उसको हम दो तरह की इंपोर्ट होती हैं, बट उनको हम डिस्कस करते हैं फ़ौरन इसके बाद। ठीक है, अभी जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो कुछ डिफरेंट है, वो मैं मॉड्यूल्स को सिर्फ अभी बताना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से आगे करली ब्रेसेस लगा के लिखेंगे, हमने वहाँ से कोर्स जो है उसको करवाया, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रॉम, और यहाँ पर क्योंकि वो इसकी सिबलिंग क्लास है, सिबलिंग फाइल है, तो इसलिए वन डॉट लगा के फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, तो इस तरह से। लेकिन अभी एरर आएगा जब मैं यहाँ पर आके इसको रन करूंगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आप देखेंगे कि वो कह रहा है कैन नॉट यूज स्टेटमेंट आउटसाइड मॉड्यूल। सो इट मीन्स अभी ये जो मेरे पास फाइल है ये मॉड्यूल नहीं है, ये मेरे पास। तो अगर आपने किसी भी डायरेक्टरी को एज अ JS मॉड्यूल यूज़ करना हो, तो उसके लिए आपको जैसे हमारी JS लर्निंग की ये डायरेक्टरी है, तो उसके लिए आपको आके यूज़ करना पड़ता है npm init। इट मीन्स मैं इसको इनिशियलाइज करवाने लगा हूँ एक npm के मॉड्यूल के तौर पर। जैसे मैं इसको करूँगा तो वो मेरे पास सबसे पहले पूछेगा इसका नेम क्या रखना है, और बाय डिफॉल्ट वो कहता है ये वाला नेम। तो मैं कहता हूँ अगर तो मैंने कोई और नेम रखना है तो मैं आगे नेम टाइप कर दूंगा इधर ही, या मैं एंटर मारूंगा तो वो ये नहीं रख देगा। वर्जन वो पूछ रहा है 1.0.0 रखना है, अगर मैंने यही रखना है तो ठीक है, अदरवाइज मैं एंटर मार दूंगा। फिर मैंने एंटर किया तो पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन अगर मैंने कोई देनी है तो यहाँ पर लिख दूंगा, अदरवाइज मैं इसको एंटर मार दूंगा। सेम एंड अगेन वो कहता है एंट्री पॉइंट क्या रखना है, बाई डिफॉल्ट वो कहता है इंडेक्स डॉट जेएस है, अगर आपने कोई और रखना है तो हम वो यहाँ पर आगे टाइप कर देंगे। और उसके बाद वो कहता है टेस्ट कमांड, अगर हमने कोई देनी हो तो हम दे सकते हैं, अदरवाइज हम एंटर कर सकते हैं। गिट रेपोजिटरी, ये वो रेपोजिटरी होती है जिसमें हमने अपने कोड को सेव करवाना है, तो अगर वो कहता है कोई आपने देनी है तो ठीक है, अदरवाइज हम अगेन एंटर मार देंगे। कीवर्ड्स, अगर हमने यहाँ पर कोई कीवर्ड्स देने हैं तो हम दे देंगे, अदरवाइज हम एंटर मार देंगे। ऑथर, अगर हमने कोई ऑथर देना है तो अभी हम दे देते हैं, हम कहते हैं कोड रिफ्ट इसका ऑथर है, तो ये मैंने लिख दिया, अदरवाइज वो एम्प्टी। लाइसेंस हम कहते हैं ISE है, सॉरी ISE है, यहाँ मैं कहता हूँ MIT, तो हम इसको इस तरह से एंटर कर लेते हैं। वो कहता है इज दिस ओके, मैं कहता हूँ यस। तो ये मेरे पास पैकेज डॉट जेसन की एक फाइल क्रिएट हो गई। ओके, अभी भी मैं आऊँगा तो वो एक मुझे एरर देगा, मैं दोबारा आके इसको
नोड इंडेक्स डॉट जीएस कर रहा हूँ तो अगेन वो एरर दे रहा है, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ मॉड्यूल। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पैकेट डॉट जेसन के अंदर जाना है, यहाँ पर आके अब मुझे स्पेसिफिकली बताना है, मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइप, और टाइप में मुझे दो दे रहा है, कॉमन डॉट जेएस या मॉड्यूल, तो मैं कहता हूँ मॉड्यूल। अब मैं इस तरह से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं जब ये करूंगा तो मुझे एक डिफरेंट एरर आएगा, वो एरर नहीं आएगा, एक डिफरेंट एरर होगा। वो कह रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने कांस्टेंट डॉट जीएस नहीं लिखा। तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग होती है, वो भी आप कर लेते हैं, लेकिन अभी हमने नहीं की, तो इसलिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कांस्टेंट डॉट जीएस, इस तरह से डॉट जीएस प्रॉपर उसको बताना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर नोड इंडेक्स डॉट जीएस लिखा, तो अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कोर्स डॉट नेम लिखा है, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पर लिखा था कोर्स डॉट नेम। सो यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि प्रोडक्ट, बल्कि इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कोर्स नेम, और इसको भी फिलहाल मैं कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर, बल्कि मैं इस पूरी क्लास को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम मॉड्यूल को डिस्कस कर रहे हैं, और अब ये भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आप एक मॉड्यूल क्रिएट करते हो और किसी दूसरे मॉड्यूल के अंदर उसको यूज़ कर लेते हैं। नाउ हमने पीछे देखा कि हमारे पास दो तरह की, मैंने पीछे बात की थी, हमारे पास दो तरह की जो है ना वो इंपोर्ट होती हैं, या दो तरह की एक्सपोर्ट्स होती हैं। वो कौन सी ऐसी एक्सपोर्ट्स होती हैं जो दो तरह की होती हैं, इंपोर्ट दो तरह की होती है। तो एक को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, और दूसरी को हम कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। डिफरेंस क्या होता है नेम्ड एक्सपोर्ट के अंदर और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के अंदर, तो आए हम उसको ज़रा देखते हैं। ये मैंने कांस्टेंट डॉट जीएस की फाइल ओपन की, तो अगर किसी भी हमने चीज़ को एज अ नेम्ड एक्सपोर्ट करना है, तो उससे पहले जैसे मैंने यहाँ पर कांस्टेंट कोर्स लिखा, तो उससे पहले एक्सपोर्ट लिखा, तो अब ये नेम्ड एक्सपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी मैंने इसको इंपोर्ट करना है, तो मुझे ये कोर्स का जो वर्डिंग है, या इसका जो टेक्स्ट है, या इसके जो स्पेलिंग है, वो एज इट इज़ लिखने पड़ेंगे। अगर मैं उसको गलत लिखूंगा तो वो मुझे एरर आ जाएगा। दूसरी होती है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कॉस्ट, और इसको मैं कह देता हूँ मेरे पास, जैसे मैंने यहाँ ऊपर कोर्स लिखा था, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ इंपोर्ट टाइप्स, और मैं इसको एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, मैं कहता हूँ नेम्ड एंड डिफ़ॉल्ट। अब अगर मैंने इसको एज अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट बनाना है, तो मुझे इसके लिए लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट टाइप्स। नाउ ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है। अब जब भी मैंने इसको इंपोर्ट करना है, जहाँ पर भी इंपोर्ट करना है, तो मैं फाइल का पाथ देने के बाद जहाँ पर इंपोर्ट लिखूंगा, उसके बाद मुझे ये इंपोर्ट टाइप्स ऐसे नहीं लिखना, मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूँ, उसका नेम कुछ भी हो सकता है। तो इंडेक्स डॉट जी एस के अंदर वापस आते हैं, तो यहाँ पर आके देखते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि जो आपके पास डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होती है, जो नेम्ड एक्सपोर्ट होती है, उसको जब आपने करना है तो करली ब्रेसिस के अंदर आपने इस तरह से करना है, जे नेम्ड जो इंपोर्ट होती है। जबकि जो डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होती है, उसके लिए आपने जब करना है, तो उसके लिए आप नेम तो कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब मैं कोई भी नेम दे देता हूँ, मैं कहता हूँ टाइप्स, ठीक है, और ये यहाँ से मैंने कर दिया, और सिंपल यहाँ पर मैं आके टाइप्स को कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख दिया। अब वहाँ पर अगर आप देखेंगे जाके, तो यहाँ पर मेरे पास है इंपोर्ट टाइप्स, और यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से इसका नाम टाइप्स रख दिया। हम इसको कंसोल करवाते हैं। ये देखिए मेरे पास कोई एरर नहीं है, नेम्ड एंड डिफ़ॉल्ट मेरे पास आ चुका है। अब अगर मैंने यहाँ से वो डिफ़ॉल्ट नेम्ड एक्सपोर्ट करनी, तो उसको मुझे एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, उसका पूरा नेम जो उधर आ रहा है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर जैसे मैंने यहाँ पर चेंज किया, तो यहाँ पर अगर मैं को डॉट नेम लिखता हूँ, या सिर्फ अभी मैंने तो सिंपल कोर्स लिखा है, अगर मैं यहाँ पर इसको करूँगा तो मुझे एरर आ जाएगा कोर्स। कॉन्स्टेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपोर्ट नेम्ड, देखो उसने लिखा एक्सपोर्ट नेम्ड, ठीक है, कोर्स, बिकॉज ये आपके पास नेम एक्सपोर्ट्स है। तो जब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा तभी मैं इसको कर सकता हूँ। जो फाइनल चीज़ जो है दोनों जो एक्सपोर्ट्स के बारे में, वो ये है कि आप किसी भी एक फाइल के अंदर से, किसी भी एक मॉड्यूल के अंदर से सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि आप मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट जो है ना वो कर सकते हैं। ये लास्ट डिफरेंस था। तो ये था हमारे पास, हमने मॉड्यूल को डिस्कस किया।
इस पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ECMAScript के बाकी फीचर, जिनमें प्रोमिसेस हैं, अरे एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है और टेम्पलेट लिटरल्स हैं। सो जाने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट आप तक टाइम से पहुंचती रहे। शुक्रिया।